क्लासरूम में आपका स्वागत है। और आज हम CUET साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट MCQs जो फुल सिलेबस बेस्ड है वो लेकर आई हूँ। सभी चैप्टर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। आप अब तक रिवीजन के स्टेज में आ चुके हैं, रिवाइज ही कर रहे होंगे, तो ये वीडियो भी आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा। और कोई अगर क्वेरीज हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन है ए स्पीयरमैन, बी गार्डनर, सी स्टेनबर्ग एंड डी बिनेट। आप बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी गार्डनर। क्यों? क्योंकि गार्डनर के अनुसार बुद्धि केवल IQ तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के कई प्रकार की क्षमताएं इससे प्रदर्शित होती हैं, जैसे लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि संभव है कोई बच्चा पढ़ाई में एवरेज हो या विल एवरेज हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर चीज में एवरेज है। हो सकता है कि संगीत में वो अत्यंत प्रतिभाशाली हो। यह मल्टीपल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थ्योरी था, ये किसने दिया था? गार्डनर साहब ने दिया था। तो इसका सही आंसर है बी गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? ये लर्निंग चैप्टर से है। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? ऑप्शन ए पैवलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक एंड डी वाटसन। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका है सी थॉर्नडाइक। उनका कहना था कि जिस व्यवहार के बाद सुखद परिणाम मिलते हैं, उसके दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि अगर कोई बच्चा अच्छा मार्क्स लाता है, अच्छा मार्क्स लाने के कारण उसे तारीफ मिलती है, उसकी प्रशंसा होती है, तो क्या होगा? तो वो और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित होने लगेगा। तो क्या हुआ इसमें? व्यवहार जो है आपका सुखद व्यवहार का जो परिणाम मिलता है, उसके कारण उसमें रिपीट करने के उस बिहेवियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी से लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्षमता लगभग कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 2 ± 1, बी 5 ± 2, सी 7 ± 2 एंड डी 10 ± 2। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? जी हाँ, इसका सही आंसर सी है, यानी 7 ± 2। क्योंकि जॉर्ज मिलर ने के अनुसार शॉर्ट टर्म मेमोरी एक समय में लगभग 7 सूचनाएं एक साथ रख सकती हैं, कलेक्ट कर सकती हैं, इसलिए 7 ± 2 कहा गया है। इसका एग्जाम्पल है मोबाइल नंबर याद करना। मैस्लो की आवश्यकता श्रेणी में सबसे उच्च स्तर कौन सा है? ये मोटिवेशन चैप्टर से है और आपको बताना होगा मैस्लो ने जो हायरार्की बनाई थी ट्रायंगल की तरह, सबसे नीचे एकदम बेसिक नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं, और सबसे ऊपर जो ट्रायंगल एकदम ऐसे हो जाता है, इस जगह कौन से नीड्स को रखा गया जो सबसे उच्च कोटि के हैं? आपका ऑप्शन है ए सेफ्टी नीड, बी लव नीड, सी स्टीम नीड एंड डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सही आंसर डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो है, जो सबसे सर्वोच्च स्तर का है नीड, ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे एक कलाकार का केवल प्रसिद्धि नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को सर्वोच्च बनाना होता है। उसका पर्पस जो एकदम
बहुत बड़ा कलाकार है, सिर्फ इसलिए नहीं करता कि बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, बल्कि वो उस अपने संगीत की क्वालिटी को सर्वोच्च बनाना चाहता है। ये जो उसकी चाहत है, यही क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनालिटी चैप्टर से, इड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी थी? ये मोस्टली सब लोग जानते हैं क्योंकि बहुत ही पॉपुलर ये इड, ईगो और सुपर ईगो है। इसमें ऑप्शन ए जुंग, बी फ्रायड, सी एडलर एंड डी आलपोर्ट। सही आंसर क्या? बी फ्रायड। फ्रायड की जो ये पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी, उनके अनुसार व्यक्ति तीन भागों से, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो तीन भागों से मिलकर बना है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड जो है वो हमारी इच्छाओं, हमारे डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, ईगो वास्तविकता को, एंड सुपर ईगो इथिक्स या नैतिकता को प्रेजेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डाइट पर रहते हुए केक खाने की जो इच्छा हो रही है, ये क्या है? इड है। और उसको रोक पाने में सफलता क्या है? सुपर ईगो है। और केक पर कंट्रोल करते हुए कोई ऐसा स्वीट डिश जो नुकसान ना करे, वो खाने की का विचार अगर आता है तो वो क्या है? ईगो है। यानी ईगो इड और सुपर ईगो के बीच बैलेंस का काम करता है, हमारे डिजायर को इस तरीके से फुलफिल करता है जिससे व्यवहारिक तौर पे वो किया जा सके। सुपर ईगो मॉरलिटी का प्रतीक है। कई बार बहुत ज्यादा सुपर ईगो के कारण भी डिसअपॉइंटेड हम लोग होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, और अगर ईड बहुत ज्यादा है तो नुकसान तो होता ही है, हर इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये स्ट्रेस रिलेटेड, तनाव के जनरल एडेप्शन सिंड्रोम का सिद्धांत किसने दिया था? आपको एज ए होल ये जनरल एडेप्शन सिंड्रोम को भी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए लेजारस, बी कैनन, सी सेली एंड डी फ्रायड। सही आंसर क्या है? सी सेली। स्ट्रेस की तीन अवस्थाएं होती हैं, पहला अलार्म, दूसरा रेसिस्टेंस एंड तीसरा एग्जर्शन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लगातार परीक्षा के तनाव के कारण क्या होता है? थकान और बर्न आउट की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। आप बताइए फोबिया किस प्रकार का विकार है? मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या सोमैटिक डिसऑर्डर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका है एंजाइटी, बी एंजाइटी डिसऑर्डर। फोबिया में व्यक्ति को किसी वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक और तर्कपूर्ण भय होता है, जैसे अंधेरे से डर, ऊंचाई से डर, किसी खास प्रकार के जंतु से डर, जैसे मकड़ी से डरना। तो ये सारी चीजें क्या है? तर्कहीन डर है। हमें पता होता है कि ये उतने डरने वाली चीज नहीं है। जैसे सामने अगर बाघ आ जाए, हम डर जाए, घबरा जाए, तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हम वो हमारे लिए जान के लिए घातक होगा। लेकिन छिपकली, मकड़ी, इन चीजों से इतना ज्यादा डर जाना अस्वाभाविक है। हम सब कुछ जानते भी हैं लेकिन फिर भी एक्सेसिवली हम डर जाते हैं, बहुत हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, और ये सब एंजाइटी डिसऑर्डर के ही एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, कन्फर्मिटी का जो है फेमस प्रयोग किसने किया था? कन्फर्मिटी पर फेमस प्रयोग किसने किया था?
एश, मिलग्राम, फेस्टिंगर या लेविन? सही आंसर बताओ, याद है? अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में इसके बारे में पूरा बताया था। सही आंसर इसका है ए, ऐश। इन्होंने दिखाया कि समूह का दबाव व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। कई बार हम कोई सही चीज जानते रहते हैं, लेकिन जो समूह है वो उसके अपोजिट चीजें बोलता रहता है, तो हम सही जानते हुए भी गलत की दिशा में मुड़ जाते हैं। ये क्या है? समूह का प्रेशर हमारे बिहेवियर पर पड़ता है, हमारी सोच पर पड़ता है, और हम उस इन्फ्लुएंस होकर, सोशल इन्फ्लुएंस होकर हम उसमें चेंज कर देते हैं। जैसे क्लास रूम में सभी टीचर ने कोई सवाल पूछा और मैक्सिमम बच्चों ने या सभी बच्चों ने एक बच्चे को छोड़कर गलत आंसर दिया। वो बच्चा जो एक है उसको सही आंसर पता है, लेकिन जब उसने देखा कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो गलत बोल रहे हैं, तो यहाँ उसका वो भी इन्फ्लुएंस्ड हो गया उनके गलत आंसर से और उसने गलत आंसर दिया। ये इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एटीट्यूड से है। एटीट्यूड के ए बी सी मॉडल में बी का अर्थ क्या है? पढ़ा है ना? एटीट्यूड का ए बी सी मॉडल, ए का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है। तो आपको यहाँ बताना है बी का क्या मतलब है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बी मीन्स बी, ऑप्शन ए बिलीफ, ऑप्शन बी बिहेवियर, ऑप्शन सी बायस एंड ऑप्शन डी बैलेंस। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी बिहेवियर। एबीसी मॉडल में ए का मतलब अफेक्ट होता है, बी का मतलब बिहेवियर होता है और सी का मतलब कॉग्निशन होता है। तो इसलिए यहाँ सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिहेवियर। तो सही आंसर ऑप्शन बी बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइकोथेरेपी से रिलेटेड है। आप बताओ, क्लाइंट सेंटर थेरेपी किसने विकसित की थी? ऑप्शन ए बेक, ऑप्शन बी इलिस, ऑप्शन सी रोजर्स एंड ऑप्शन डी फ्राइड। सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर सी रोजर्स है। इन्होंने क्लाइंट सेंटर थेरेपी का कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि कार्ल रोजर्स ने अपने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पर आधारित ये थेरेपी का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें बेसिक चीज क्या होती है? काउंसलर या थेरेपिस्ट जो होता है बिना आलोचना किए हुए क्लाइंट की सारी बातों को स्वीकार करता है, कोई क्रिटिक कमेंट नहीं, सारी चीजें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना उसका काम होता है, और इसी के जरिए मरीज के उन सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। मरीज को खुद से सारी बातों को एक्सेप्ट करने की क्षमता उसमें आती है, और ये सब तभी संभव होता है जब काउंसलर उन्हें पॉजिटिव अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं। तो इसका बेसिक यही कॉन्सेप्ट होता है, और इसी के आधार पर रोजर्स महोदय ने जो थेरेपी विकसित की थी उसको क्लाइंट सेंटर थेरेपी कहा जाता है। क्लाइंट सेंटर थेरेपी नाम देने का पर्पस ही यही है कि इस थेरेपी में मेन फोकस क्लाइंट पर होता है। अब एक दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो केस पर आधारित हैं या कुछ अलग, तो आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। CUET में कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो असर्शन रीजन MCQs भी होते हैं, यानी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको दो चीजें होती है, एक होता है असर्शन और दूसरा होता है रीजन। A एंड R, क्या वो जो बात कह रहे हैं उसकी सही व्याख्या एक ही R कर रहा है, ये देखना होता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है असर्शन A, रीइंफोर्समेंट व्यवहार को बढ़ाता है। बिहेवियर थेरेपी से ये क्वेश्चन है। बिहेवियर थेरेपी में होता है ना कि पेशेंट, अगर आपका जो भी क्लाइंट है वो
ऐसे बिहेवियर कर रहा है जिसको बंद करना है, और एक होता है उसके अच्छे बिहेवियर को बढ़ाना है। तो री इन्फोर्समेंट हम लोग देते हैं, पुनर्बलन, जिससे वो मोटिवेट होकर अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित होता है। तो यहाँ कहा ये है क्वेश्चन, री इन्फोर्समेंट व्यवहार को बढ़ाता है, और रीजन दिया हुआ है पनिशमेंट हमेशा सीखने को बढ़ाता है। अब ये जो था एसर्शन था कि रिइंफोर्समेंट व्यवहार को बढ़ाता है और रीजन पनिशमेंट हमेशा सीखने को बढ़ाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो बता रहा है कि दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी बोल रहा है दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा ऑप्शन डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों? क्योंकि रीइंफोर्समेंट जो है वो व्यवहार को बढ़ाता है, लेकिन पनिशमेंट हमेशा सीखने को नहीं बढ़ाता है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब केस बेस्ड क्वेश्चन भी मैं पूछती हूँ आपसे। करुणा परीक्षा में असफल होने के बाद सोचती है, मैं कभी सफल नहीं हो सकती। यह किस प्रकार के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का उदाहरण है? आपने अगर ये पढ़ा होगा अच्छे से तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन ए है रैशनल थिंकिंग, दूसरा ऑप्शन ओवर जनरलाइजेशन, सी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एंड डी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन तो हो ही नहीं सकता है, और रैशनल थिंकिंग भी नहीं है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो इसको कह ही नहीं सकते हैं। तो बचा क्या? बी, ओवर जनरलाइजेशन। बेक ने जो कॉग्निटिव थेरेपी दिया था और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें 6-7 कुछ जो थे आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, गलत सोचने के गलत तरीके, उसमें से एक है ओवर जनरलाइजेशन। एक नकारात्मक घटना के आधार पर पूरे भविष्य के बारे में निष्कर्ष निकाल लेना। छोटी सी चीज से हमने ओवर जनरलाइज कर लिया निगेटिवली। जैसे एक इंटरव्यू में असफल होकर आपको ऐसा लगने लगता है कि अब मैं जिंदगी में मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? ओवर जनरलाइजेशन है। कोई एक इंटरव्यू में सक्सेस नहीं मिलने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लाइफ में कभी नौकरी मिलेगी ही नहीं। तो जो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, इसी को कहा जाता है ओवर जनरलाइजेशन। बेक जी का दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट था। तो इसी प्रकार की कुछ और भी इम्पोर्टेंट MCQs मैं लेकर आ रही हूँ अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप इसको एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, और सभी बच्चों को CUET एग्जाम के लिए एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। जल्दी लेकर मैं आती हूँ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बाय बाय।